नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं एक बार फिर से सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी शिक्षण का पेपर नंबर 57 आज हम हल करने वाले हैं। देखिए, टोटल 100 टेस्टों की सीरीज है। प्रत्येक टेस्ट में 30 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप हल कर रहे हो साथियों। लेवल 2 लेवल 1 दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो निश्चित रूप से यदि आप इन 100 टेस्टों को हल करते हो तो आपका स्कोर बहुत ही बढ़िया रहेगा साथियों। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके आज का पहला प्रश्न है, ये देखिएगा। स्वार्थ शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग, यण और दीर्घ। तो प्रश्न संख्या 1 में राइट आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। साथियों, पहले प्रश्न का अगर हम सही उत्तर देके प्रश्न नंबर 1 में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। स्वार्थ शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कैसे? स्वार्थ शब्द का संधि विच्छेद होता है स्व प्लस अर्थ बराबर शब्द क्या बनेगा? आपके स्वार्थ बनेगा। अतः विकल्प नंबर आपके 4 प्रश्न संख्या 1 में सही है। ए प्लस ए से आ बन रहा है और ऐसा किस संधि में होता है? दीर्घ में होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो दूसरा प्रश्न, भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा। तो पहला विकल्प है भारत में ऐसी स्थिति थी, दूसरा है भारत में स्थिति दूसरी थी, तीसरा है भारत की स्थिति दूसरी थी और चौथा है भारत में स्थिति ऐसी थी। तो देखो, प्रश्न संख्या 2 में जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा साथियों? तो एक बार आप प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। साथियों, यहाँ पर भूतकालिक रूप आपसे पूछा गया है कि भारत में स्थिति दूसरी है। इसका जो भूतकालिक रूप बनेगा साथियों, विकल्प नंबर 2 भारत में स्थिति दूसरी थी, ये इसका भूतकालिक रूप बनेगा। तो प्रश्न संख्या 2 में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। आपके तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे कहा जाता है? विधवा कहा जाता है, विदुर कहा जाता है, विधुर कहा जाता है या इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प आपका सही है? साथियों, जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई है उसको विधुर कहते हैं, न कि विदुर। विदुर गलत है, विदुर आपका सही आंसर है, विधुर। ठीक है। और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसको कहा जाता है विधवा। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति की पत्नी मर गई हो तो फिर वो व्यक्ति विधुर कहलाएगा। आपके प्रश्न संख्या 3 में तीसरा ही विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 4 पर। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है प्रश्न नंबर 4। किस शब्द में ता प्रत्यय नहीं है? पात्रता, मानवता, पिता, सफलता। तो उस विकल्प का चुनाव कीजिए जिसमें ता प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो शब्दों को तोड़ना सीखोगे तो ही क्वेश्चन सही करेंगे। उपसर्ग प्रत्यय का तोड़ना बहुत जरूरी है हिंदी में। शब्दों को तोड़ना नहीं आया तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा साथियों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत गलत होंगे फिर। तो देखो, पात्रता का अगर विश्लेषण करें तो पात्रता शब्द का निर्माण पात्र प्लस ता से हुआ है। मतलब पात्र इसमें मूल शब्द है और ता इसमें क्या है? प्रत्यय है। तो इसमें तो ता प्रत्यय, और आपको क्या देखना है? ता प्रत्यय नहीं है। मानवता शब्द की बात करें तो मानवता शब्द में भी ता प्रत्यय लगा हुआ है साथियों, मानव प्लस ता। तो इसमें भी है। सफलता में भी ता प्रत्यय लगा हुआ है, सफल प्लस ता बराबर सफलता। मतलब पहला, दूसरा, चौथा आपका आंसर नहीं है। इसमें आपका आंसर कौन सा रहेगा? विकल्प नंबर 3। पिता एक मूल शब्द है, इसके टुकड़े नहीं होते हैं और ना ही इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है। तो चौथे प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर, देखो प्रश्न नंबर 5 क्या पूछ रहा है आपसे। नील गगन शब्द में समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या अव्ययीभाव समास है। तो साथियों, नील गगन का समास वगैरह क्या होगा? नीला है जो गगन, नीला है जो गगन क्या कहलाता है? वो नील गगन कहलाता है साथियों। यहाँ पर गगन मतलब आकाश की विशेषता बताई जा रही है कि आकाश कैसा है? नीला है। और जहाँ विशेषता बताई जाती है वो होता है कर्मधारय समास, बशर्ते उसका तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 5 में सही है। चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखो प्रश्न नंबर 6 सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सीता बाजार जाती होगी, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है और रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा।
तो जो विकल्प सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आ रहा है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 6 में करना है। साथियों, अगर हम देखें कि सीता बाजार जाती होगी मतलब संदेह है, तो ये सामान्य में नहीं आएगा। वर्षा हो रही थी मतलब पहले की बात है, तो ये अपूर्ण भूतकाल में चला जाएगा। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ लिया, तो किस में चला गया? भूतकाल में। वह कलकत्ता जाता है बिल्कुल ये एक सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है साथियों? ये सामान्य वर्तमान काल का, क्योंकि क्रिया यहाँ पर वर्तमान में सामान्य रूप से हुई है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 6 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद होगा। पुनः प्लस जन्म, पुनर प्लस जन्म, पुनः प्लस आजन्म और पुनर प्लस जन्म। तो ये जो पुनर्जन्म शब्द है इसका संधि विच्छेद आपको देखना है कि भाई क्या इसका संधि विच्छेद होगा। साथियों, पुनर्जन्म शब्द का जो संधि विच्छेद है वो है पुनः प्लस जन्म। क्या है? पुनः प्लस जन्म बराबर शब्द बनेगा पुनर्जन्म। कौन सी संधि हो रही है इसमें? तो इसमें आपके विसर्ग संधि हो रही है। विकल्प 1 आपके प्रश्न 7 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। तो 8वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस शब्द का समास विग्रह सही है? समास विग्रह किसका सही है? वनवास, वन का वास, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, हवन सामग्री, हवन की सामग्री, सर्वप्रिय, सबके लिए प्रिय। तो जिसका समास विग्रह यहाँ पर सही हो रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 8 में करना है। तो बताइए कौन सा विकल्प आपके 8वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। साथियों, 8वें प्रश्न में जो सही उत्तर है एक बार देख लीजिए अच्छे से प्रश्न को। आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा। गृह प्रवेश का जो समास विग्रह है वो गृह में प्रवेश बिल्कुल सही है साथियों। बाकी तीनों के तीनों गलत है। अब कैसे है गलत? देखो, सब सर्वप्रिय सबके लिए प्रिय नहीं, सब में प्रिय होता है साथियों। अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हवन की सामग्री, हवन सामग्री नहीं बल्कि हवन सामग्री का विग्रह होता है हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, मतलब इसमें संप्रदान तत्पुरुष है। वन का वास नहीं, वन में वास, इसमें अधिकरण तत्पुरुष है। तो पहला, तीसरा, चौथा तीनों ही गलत है। राइट आंसर आपके सिर्फ और सिर्फ दूसरा विकल्प होगा प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट 9वां प्रश्न देखेंगे। तो आपके 9वां प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्दों का चयन कीजिए। आँख और नाक, भीड़ और मंडल, बचपन और पहनावा, गंगा और हिंदी। तो उस विकल्प का चुनाव करना है आपको प्रश्न नंबर 9 में जिसके सभी शब्द कैसे है साथियों? पुल्लिंग है। ठीक है, तो आंसर बताइए प्रश्न संख्या 9 में कि भाई कौन सा विकल्प आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, आँख अच्छी होती है तो आँख शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये आपका आंसर नहीं है। भीड़ अच्छी होती है तो ये भी स्त्रीलिंग है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। गंगा अच्छी होती है, हिंदी अच्छी होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग आ रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। अर्थात विकल्प नंबर 3 आपके बच रहा है, वही सही आंसर होगा। क्योंकि बचपन अच्छी होती है या अच्छा, तो बचपन अच्छा होता है मतलब ये पुल्लिंग है। पहनावा अच्छा होता है तो मतलब ये भी पुल्लिंग है। अर्थात तीसरे विकल्प में जो बचपन और पहनावा दे रखा है ये दोनों ही शब्द कैसे है साथियों? पुल्लिंग है। 9वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है आपके, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? प्राध्यापक, प्रसिद्धि, प्रवाह और प्रकाश। तो बताइए प्रश्न संख्या 10 में आपकी कौन सा विकल्प सही रहेगा? प्र उपसर्ग इनमें से किस शब्द में नहीं है? साथियों, राइट आंसर अगर आपको लग रहा है कि भाई इसमें पहला है कि उपसर्ग है इसमें, तो गलत है। क्यों? क्योंकि प्राध्यापक शब्द का निर्माण प्र प्लस अध्यापक से हुआ है। किससे हुआ है? प्र प्लस अध्यापक। साथियों, इसमें प्र उपसर्ग बिल्कुल है, तो ये तो आपका आंसर नहीं है। प्र प्लस सिद्धि प्रसिद्धि बनता है, इसमें भी प्र उपसर्ग है। अब प्र प्लस काश या प्र प्लस वाह, इनमें से एक ऐसा शब्द है जिसमें प्र उपसर्ग नहीं है। तो 10वें प्रश्न में प्रवाह शब्द में भी प्र उपसर्ग है, लेकिन प्रकाश एक मूल शब्द है साथियों। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 में सही है। क्यों? क्योंकि इसमें प्र उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो चलिए आगे 11वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 11, अशुद्ध बहुवचन है। अशुद्ध, अशुद्ध देखना है, शुद्ध नहीं देखना है। ठीक है, दवाइयाँ, चिड़ियाँ, बालिकाएं और रातें। तो बताओ इनमें से कौन सा वह विकल्प है जो कि अशुद्ध बहुवचन है साथियों?
11वें प्रश्न का राइट आंसर देख लेते हैं। तो देखो दवाई शब्द जो है, दवाई शब्द को इस प्रकार से लिखा जाता है, और जब इसका बहुवचन हम बनाते हैं तो साथियों इसका बहुवचन बनाते हैं तो इसमें इया प्रत्यय लगता है, इया, ये वाला, इसलिए दवाइयाँ शब्द जब लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा जो शुद्ध है। चिड़िया शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है, चिड़िया, इस प्रकार से जब हम चिड़िया लिखते हैं तो ये क्या है साथियों, ये एक वचन है, और जब इसमें हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो ये बहुवचन में बदल जाता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। बालिकाएं, बिल्कुल, ये जो बालिका शब्द है ये एक वचन है, लेकिन बालिकाएं में ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, अर्थात ये क्या है, अशुद्ध बहुवचन है। विकल्प नंबर आपका 3 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। रातें बिल्कुल इसी प्रकार से लिखते हैं बहुवचन में। तो आपके प्रश्न संख्या 11 में कौन सा विकल्प है, तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12, जिसके पास कुछ न हो कहलाता है अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन और महादीन। तो जिसके पास कुछ न हो उसको एक शब्द में किस नाम से जाना जाता है? 12वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा विकल्प सही है साथियों। 12वें प्रश्न में राइट आंसर रहेगा जिसके पास कुछ न हो उसको कहा जाता है अकिंचन। क्या कहा जाता है? अकिंचन कहा जाता है साथियों। इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखिएगा इसको भी अच्छी तरह से। तो 12वें में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 13, छत्र छाया में अशुद्धि का कारण है, संधि है, समास है, उपसर्ग है या प्रत्यय है? तो साथियों छत्र छाया एक शब्द जो अशुद्ध है, क्योंकि छत्र छाया को इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, बल्कि छत्र छाया को इस प्रकार से लिखा जाता है, छत्री छाया होता है। क्या होता है? छत्री छाया, मतलब आधा चे भी बीच में लगता है, छह छतरी वाले के। साथियों अब इस प्रकार ये जो यहाँ अशुद्ध लिखा हुआ है और यहाँ शुद्ध लिखा हुआ है, तो इसमें अशुद्धि का कारण क्या है? 13वें प्रश्न में राइट आंसर है आपके छत्र छाया में अशुद्धि का कारण संधि है साथियों, क्योंकि छत्र प्लस छाया इस प्रकार से शब्द लिखते हैं तब बनता है छत्री छाया, व्यंजन संधि का उदाहरण है साथियों। अब आपके प्रथम विकल्प ही 13वें प्रश्न में सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। देखो 12वां, हाँ ठीक है, 13वें प्रश्न हो चुका है, 13वां 14वां देखेंगे। अभी उपसर्ग किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? अपवाद और विपरीत के लिए, सामने, पास और विशेष के लिए, नीचा, बुरा और हीन के लिए, और पीछे और समान के लिए। तो 14वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है साथियों। राइट आंसर देख लेते हैं। अभी उपसर्ग का अर्थ इनमें से जो विकल्प दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से वो शब्द है जो अभी का सही अर्थ प्रकट कर रहे हैं? तो 14वें प्रश्न में जो राइट आंसर है वो रहेगा अभी का अर्थ सामने से लिया जाता है, अभी का अर्थ पास से लिया जाता है, और अभी का अर्थ विशेष से भी लिया जाता है साथियों। अर्थात अभी उपसर्ग यहाँ पर सामने, पास और विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो 14वें में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15वां प्रश्न है, कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। तो इनमें से किस विकल्प में कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो एक है कर्तृवाच्य, एक है कर्मवाच्य और एक है साथियों भाववाच्य। तो यहाँ पर महेश स्कूल से आ रहा है, माली बगीचे से फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, ये तीनों ही जो विकल्प है साथियों ये कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। लेकिन अखबार पढ़े जाते हैं साथियों, तो ये कर्तृवाच्य में नहीं आएगा। 15वें में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है, गलत विलोम शब्द है, गलत विलोम शब्द किस विकल्प में दे रखा है? तो सृष्टि का प्रलय, वृद्धि का हास, हिस्व का दीर्घ, हष्ट का पुष्ट। तो बताओ इनमें से किस विकल्प में गलत विलोम शब्द है? प्रश्न संख्या 16 में अच्छी तरह से प्रश्न को पढ़ लीजिए साथियों, और उसके बाद ही अपने सही उत्तर का चुनाव करना है। 16वें प्रश्न में देखिए, सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। सृष्टि मतलब निर्माण, प्रलय मतलब विध्वंस, बिल्कुल सही है। वृद्धि का हास, हास मतलब कम, वृद्धि मतलब बढ़ना, ये भी सही है।
ऋस्व का दीर्घ, ऋस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, ये भी सही है। लेकिन हष्ट पुष्ट साथियों ये समानार्थी शब्द है, न कि विलोम शब्द। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17वां प्रश्न, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? राम और श्याम मिलकर पढ़ते हैं, इस बार अच्छी बरसात हुई, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, और कर्मचारियों का आंदोलन 3 दिन से चल रहा है। तो जो विकल्प आपको लगता है कि यार ये एक संयुक्त वाक्य है, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 17 में करना है। तो बताइए 17वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? साथियों और शब्द को देख करके संयुक्त मत कर देना इसको, क्योंकि ये एक सरल वाक्य है। राम और श्याम मिलकर पढ़ते हैं, कर्ता 2 है लेकिन क्रिया एक ही हो तो वो सरल वाक्य में रहता है। विकल्प 1 आपका आंसर नहीं है। इस बार अच्छी बरसात हुई, तो ये भी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि ये भी क्या है, एक सरल वाक्य है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, बिल्कुल यहाँ पर दो अलग अलग वाक्य और बीच में और आ रहा है। अलग अलग वाक्य और बीच में और हो तो वो 100% आपके संयुक्त वाक्य होता है साथियों। इसलिए आपके तीसरा विकल्प जो है ये क्या है साथियों, एक संयुक्त वाक्य है। 17वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है, बाकी चौथा विकल्प आपके सरल वाक्य का उदाहरण है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ 17वें में कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प। साथियों प्रश्न संख्या 18 है, किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं? उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, ये विराम चिन्ह लग रहा बाद में, पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है। हवा चली, अल्प विराम चिन्ह। पानी बरसा और ओले गिरे, पूर्ण विराम चिन्ह। हाय अब मैं क्या करूं, अल्प विराम चिन्ह। मोहन इधर आओ, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं उनका प्रयोग उनको आपको देखना है। तो 18वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए साथियों। मोहन इधर आओ, तो यहाँ प्रश्न थोड़ी पूछा जा रहा है। प्रश्न जहाँ पर पूछा जाता है वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ लगता है, तो ये आपका आंसर नहीं। हाय अब मैं क्या करूँ, तो यहाँ आपके विस्मयादिबोधक चिन्ह आना चाहिए, ये भी गलत है। हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे, बिल्कुल इसमें जो अल्प विराम चिन्ह और जो यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह है ये सही लग रहा है साथियों, इसलिए 18वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 19, द्रुत पाठ शिक्षण का क्या उद्देश्य है? वाचन में स्पष्टता, वाचन में गति, द्रुत वाचन और वाचन में प्रभावशीलता। तो द्रुत का मतलब तीव्र गति से। साथियों जो द्रुत पाठ शिक्षण किया जाता है इसका जो उद्देश्य है वो क्या रहेगा, दिए गए विकल्पों में से बताइए। तो आपके 19वें प्रश्न का राइट आंसर देख लेते हैं। आपके दूसरा विकल्प सही है साथियों, वाचन में गति लाना ही द्रुत पाठ शिक्षण का उद्देश्य होता है। सेकंड विकल्प आपके 19वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20वां प्रश्न है, अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, भाषा शिक्षा पत्र विधि आदि किस शिक्षण के अंतर्गत आते हैं? वाचन शिक्षण के अंतर्गत आते हैं ये कविता शिक्षण के अंतर्गत आते हैं, या फिर ये लेखन शिक्षण के अंतर्गत आते हैं, या रचना शिक्षण के अंतर्गत आते हैं? तो प्रश्न संख्या 20 में सही आंसर चुनिए साथियों, कौन सा विकल्प आपके 20वें प्रश्न का उत्तर होगा। तो 20वें प्रश्न में देख लेते हैं साथियों, अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, भाषा शिक्षा पत्र विधि, यहाँ पर ये जो सारी विधियाँ हैं ये वाचन शिक्षण के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? वाचन शिक्षण के अंतर्गत ये विधियाँ आती है। तो 20वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। देखो आपके 21वां प्रश्न है, सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत, सूक्ष्म से स्थूल की ओर सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत, सिद्धांत से उदाहरण की ओर सिद्धांत। तो देखो यहाँ पर सूत्र प्रणाली जो है साथियों उसमें कौन सा यहाँ पर शिक्षण सूत्र नहीं चलता है? 21वें प्रश्न में सही आंसर का चुनाव कीजिएगा। सूत्र प्रणाली सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ती है, सिद्धांत से उदाहरण की ओर बढ़ती है। लेकिन साथियों यह विधि पूर्ण से अंश की ओर नहीं बढ़ती है, क्योंकि पूर्ण से अंश की ओर तो आगमन विधि बढ़ती है साथियों। आपके विकल्प नंबर जो 3 है प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। बता दूं आपको कि हिंदी के अलावा साइकोलॉजी टीचिंग मेथड की भी 100 टेस्टों की सीरीज चल रही है साथियों। इनके भी 100 टेस्ट करवाए जा रहे हैं। राजस्थान जीके की क्लासें करवाई जा रही है और प्रत्येक 5 से 6 दिन में आपके
एक मेगा टेस्ट भी आयोजित करवाता हूं मैं, जो पूर्णतः निःशुल्क रहता है इसी यूट्यूब चैनल पर। अभी मैंने टेस्ट करवाया था साथियों, तो वो टेस्ट आप 150 प्रश्नों के टेस्ट होते हैं दोनों लेवल के लिए, तो उनको भी अटेंड किया करो आप। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे तो 22वां प्रश्न, प्रत्यक्ष विधि का संबंध किससे है? पाठ्यक्रम संगठन से है, मातृभाषा शिक्षण से है, संपूर्णता के ज्ञान से है या रसास्वादन से है? तो साथियों प्रश्न संख्या 22 में सही आंसर देख लेते हैं। जो प्रत्यक्ष विधि है इसका संबंध दिए गए विकल्पों में से रसास्वादन से नहीं है, रसास्वादन का प्रयोग इसमें नहीं होता है, बल्कि मातृभाषा शिक्षण से इसका संबंध है। किसका? प्रत्यक्ष विधि का। तो आपके दूसरा विकल्प 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। साथियों आपके 23वां प्रश्न, बालक तत्परता से सीखता है। किसमें सीखता है बालक तत्परता से? सूक्ष्म शिक्षण में सीखता है, दल शिक्षण में सीखता है, अभिकर्मित अनुदेशन में सीखता है, परंपरागत शिक्षण में सीखता है? तो बताओ 23वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? बालक इनमें से वह कौन सी विधि है, वह कौन सा शिक्षण का प्रकार है जिसमें तत्परता के साथ सीखता है? साथियों तो दिए गए विकल्पों में से साथियों अभिकर्मित अनुदेशन जो विधि है, इस विधि में बालक तत्परता के साथ स्वगति से सीखता है। किसे? स्वगति से, मतलब जितनी उसकी सीखने की क्षमता है उसके अनुसार इस विधि से सीखता है तत्परता के साथ। कौन है अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक? तो B.F. स्किनर अभिकर्मित अनुदेशन के जनक है साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 3 है 23 में बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके 24वां प्रश्न देखेंगे, माध्यम और विधा रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करना है, के प्रमुख तत्व है? तो किसके प्रमुख तत्व है? माध्यम और विधा। शिक्षण सामग्री के प्रमुख तत्व है, पाठ योजना के प्रमुख तत्व है, शिक्षण विधि के प्रमुख तत्व है या खेल के प्रमुख तत्व है? तो प्रश्न नंबर 24 में कौन सा आंसर आपका सही रहेगा साथियों? देखो माध्यम और विधा साथियों ये पाठ योजना या खेल या शिक्षण विधि के प्रमुख तत्व नहीं है, बल्कि ये शिक्षण सामग्री के प्रमुख तत्वों में सम्मिलित होते हैं। तो 24वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 25, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा वेद परीक्षण कहलाएगा, विश्वसनीय परीक्षण कहलाएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाएगा या विषय परक परीक्षण कहलाएगा? तो जिस उद्देश्य के लिए हम परीक्षण तैयार करते हैं साथियों, कि जैसे हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिए, उसके आधार पर हमने परीक्षण बना लिया, यदि वह परीक्षण उनकी पूर्ति करता है, किनकी? उद्देश्यों की, तो उस परीक्षण को विश्वसनीय वस्तुनिष्ठ या विषय परक परीक्षण नहीं बल्कि उसको वेद परीक्षण कहेंगे। यह जो विशेषता है वो वेदता कहलाती है साथियों। 25वें में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। तो देखो आपके प्रश्न संख्या 26 से, लिखित परीक्षा द्वारा उचित मापन होता है किसका? ज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का, क्रियात्मक पक्ष का और इनमें से सभी? साथियों लिखित परीक्षा हमारे ज्ञानात्मक पक्ष का उचित मापन करती है, क्योंकि लिख कर के हमारे ज्ञान के स्तर को ही जाना जा सकता है। भावात्मक पक्ष के लिए विशेष अलग से परीक्षण होते हैं। क्रियात्मक पक्ष में चीज़ों को करके सिखाया जाता है, ठीक है, चीज़ों को कराया जाता है और फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए प्रथम विकल्प आपके 26 में सही है। इसका आंसर आपको हो सकता है चौथा भी मिले, बट मेरे अनुसार प्रथम विकल्प सही है। तो आप चाहो तो अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो साथियों प्रश्न संख्या 26 के लिए। तो 27वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 27वां प्रश्न देख लेते हैं, गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व है? किसका महत्व है गद्य शिक्षण में सर्वाधिक? तो मौन पठन का महत्व है, सस्वर पठन का महत्व है, आदर्श वाचन का महत्व है या रसानुभूति का महत्व है? प्रश्न संख्या 27 में राइट आंसर बताना है साथियों। जो गद्य शिक्षण होता है इसमें सर्वाधिक महत्व किसका है दिए गए विकल्पों में से? साथियों सस्वर पठन का महत्व पद्य शिक्षण में सर्वाधिक होता है, रसानुभूति का महत्व पद्य शिक्षण में होता है, आदर्श वाचन और मौन पठन, तो इसका सही उत्तर है गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? मौन पठन का होता है साथियों। विकल्प 1 आपके 27 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। देखो किसी प्रश्न में अगर त्रुटि लगे तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हालांकि त्रुटि लगना नहीं चाहिए लेकिन अगर लगे तो, और कमेंट में ये भी बता के जाना कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं साथियों। तो चलिए 28वां प्रश्न, भाषा सीखने एवं भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है?
भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें और भाषा का लिखित आकलन। तो 28वें प्रश्न में अच्छी तरह से देख करके, अच्छी तरह से सोच करके आंसर देना है आपको। कौन सा विकल्प आपके 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा? साथियों, भाषा सीखने एवं भाषा अर्जित करने की बात की जा रही है, तो इसमें जो मुख्य अंतर है साथियों वो क्या है? 28वें प्रश्न में राइट आंसर है आपके भाषा का उपलब्ध परिवेश। भाषा का उपलब्ध परिवेश अगर अच्छा है तो हम भाषा वहाँ से अर्जित करते हैं साथियों। भाषा का उपलब्ध परिवेश अच्छा नहीं है तो हम वहाँ पर भाषा सीखने की कोशिश करते हैं। विकल्प 1 आपके 28वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके 29वां प्रश्न है, रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है दिए गए विकल्पों में से। ये भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है, संप्रेषण, लेखन, सुनना और अक्षर ज्ञान। तो दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है। 29वें प्रश्न में कौन सा विकल्प चुनोगे साथियों? तो राइट आंसर देख लेते हैं क्या है आपके 29वें प्रश्न का सही उत्तर। साथियों, इसमें प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है, संप्रेषण। संप्रेषण मतलब विचारों का आदान प्रदान करना भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है साथियों, क्योंकि अगर भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान भी नहीं कर पाते। विकल्प 1 29 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न, इसके पहले के आप जो 56 टेस्ट देखना चाहते हो, इसके पहले के जो 56 टेस्ट है तो एंड स्क्रीन आपको यहाँ दिखेगी, प्लेलिस्ट लगा दी है मैंने यहाँ पर। हिंदी के पिछले आप 56 टेस्ट उस पर टच करके अटेंड कर सकते हो साथियों। तो अंतिम और 30वां प्रश्न, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से है, रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है, में कठिनाई आती है किसमें? पढ़ने में, लिखने में, सुनने में और बोलने में। तो जो बालक डिस्ग्राफिया से प्रभावित है, डिस्ग्राफिया से ग्रसित है साथियों, पढ़ने में तो डिसलेक्सिया वाले बच्चों को कठिनाई आती है, और जो बालक डिस्ग्राफिया से ग्रसित होते हैं उनको लिखने में कठिनाई आती है। लेखन संबंधी ये एक विकार है डिस्ग्राफिया। थर्ड विकल्प सॉरी सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 30 में सही है। तो यह आपके कंप्लीट हुआ पेपर नंबर 57। अब आपके 43 टेस्ट आना और बाकी है हिंदी शिक्षण के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों।